नमस्कार दोस्तों, मैं देवदत्त शर्मा श्री वेदांत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। यहां हम लोग एमपीपीएससी मेंस में जो पेपर थर्ड में आपकी जो यूनिट फर्स्ट है फिजिक्स, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड आपके जो 3 मार्कर्स हैं उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो टॉपिक मैंने उठाया है वो है आपका तरंग संबंधित शब्दावली, दैट इज द वेव फॉर्म टर्मिनोलॉजी। जब भी आप फिजिक्स में प्रकाश और ध्वनि को पढ़ेंगे तो वहां पर सबसे ज्यादा परेशान करने वाली जो चीजें होती हैं वो उनसे संबंधित कुछ शब्द होते हैं जिनका बार बार दोहराव होता है, जैसे तरंग दैर्घ्य है, आवृत्ति है, आयाम है, और जिनका यूज हम वहां पर करते हैं। तो बच्चों को वहां थोड़ी सी समस्या आती है और इवन इससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो आपका 3 मार्कर में सीधा सीधा प्रश्न आपका बन सकता है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग तरंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि तरंग क्या होता है, ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए। जब हम तरंग की बात करते हैं, देखो यहाँ पर बड़ा शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब हम लोग बात करते हैं ब्रह्मांड की, तो ब्रह्मांड की जब हम लोग बात करेंगे तो ब्रह्मांड जो है वो एक्चुअली में किससे मिलकर बना होता है। तो ब्रह्मांड जो है पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक को बोला जाता है द्रव्य और दूसरे को बोला जाता है ऊर्जा। और जब हम एनर्जी और ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा का जो अध्ययन है वो एक्चुअली में भौतिकी या फिजिक्स के अंतर्गत आता है। तो भौतिकी में जितने भी आपके चैप्टर होते हैं वो सारे के सारे ऊर्जा वाले चैप्टर ही हैं, जैसे प्रकाश है, तरंग है, विद्युत है ना, चुंबक है, ऊष्मा है, सब क्या है, ऊर्जा। तो ऊर्जा से संबंधित जितना भी अध्ययन किया जाता है वो आपका भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है। अब देखना, ऊर्जा के चलने के 2 तरीके आपके होते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं मैं आपको बता देता हूं। जब भी ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करती है, एनर्जी जब भी आपकी ट्रांसफर होती है, तो वहां पर एक तरीका ये होता है जिसमें आपका द्रव्य या जो भी आपका पदार्थ होता है वो आपका अपने साथ ऊर्जा लेकर जाता है। दैट इज द द्रव्यात्मक, आप बोल सकते हैं कि द्रव्य भी इसमें जो है वो आपका ट्रेवल करेगा। तो द्रव्यात्मक सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो उतना ज्यादा हमको नहीं पढ़ना है। दूसरा जो तरीका होता है वो कौन सा होता है, वो तरीका होता है आपका तरंग सिद्धांत। तरंग का मतलब कि यहां पर एक प्रकार की वेव बनती है। आप इसको छोटे से एग्जांपल से आप समझिएगा। जैसे मान लो कि यहां पर मेरे पास पत्थर रखे हुए हैं, ठीक, और ये पत्थर या कोई एनर्जी मुझे यहां पर पहुंचानी या किसी व्यक्ति को मुझे यहां चोट पहुंचानी है, और एक यहाँ पर हंटर रखा हुआ है। तो मुझे बताओ, अगर मैं पत्थर को वहां पर फेंकूंगा तो पत्थर अपने साथ क्या करेगा, एनर्जी लेकर जाएगा, और जब ये एनर्जी पत्थर इससे टकराएगा तो एनर्जी इससे पर्टिकुलर आपका ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहां पर ये तरीका है जहां पर ऊर्जा एक्चुअली में द्रव्य के साथ जा रही है, कणों के साथ जा रही है, पत्थर के साथ जा रही है। इस तरीके को हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव्यात्मक। लेकिन हंटर की जब मैं बात करूंगा तो हंटर के एक सिरे को मुझे क्या करना है, पकड़ के घुमाना है। और जैसे ही मैं हंटर के एक सिरे को पकड़ के घुमाऊंगा तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर पर्टिकुलर आपका उस हंटर के अंदर एक तरंग बनेगी, और वो तरंग अपने साथ क्या लेकर जाएगी, आपकी ऊर्जा लेकर जाएगी। तो आपको याद रखना है कि ऊर्जा का स्थानांतरण या ऊर्जा के गमन करने का जो तरीका होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, आपका तरंग होता है। और तरंग जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो इसको तरंग गति के नाम से जाना जाता है। तो अगर मैं यहां पर तरंग के बारे में सीधा सीधा आपसे प्रश्न करूं कि व्हाट इज द वेव, तो आपको याद रखना है कि जब तरंग है तो तरंग कैसे उत्पन्न हो रही है। तो आपने देखा रस्सी को हमने ऊपर नीचे किया, या सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि जैसे पानी है, पानी में आपने क्या किया, एक पत्थर मारा, और जैसे ही पत्थर मारेंगे तो वहां पर वो विभिन्न जो है वो तरंगे आपको दिखाई देती हैं। ये किस कारण से, कि पत्थर मारा, पानी माध्यम पत्थर से के कारण हमने उस पानी में विक्षोभ उत्पन्न कर दिया, डिस्टरबेंस पैदा कर दिया। तो सिंपल सा यहां पर अगर मैं आपसे प्रश्न करूं तो तरंग कैसे उत्पन्न होती है, तो आपको याद रखना है कि माध्यम के कणों में विक्षोभ के कारण, विक्षोभ का मतलब होता है डिस्टरबेंस, तो माध्यम के कणों में विक्षोभ के कारण ये उत्पन्न होती है। ये चीज आपको याद रखना है। जब भी हम माध्यम के कणों को डिस्टर्ब करेंगे तो ये आपको याद रखना है कि इसके कारण होगी, आपका विक्षोभ के कारण होगी, दैट इज द डिस्टरबेंस। ये आपको याद रखना है। अब देखना, अगर मैं प्रश्न करूं कि तरंग क्या है, तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि तरंग जो है वो क्या करता है, तो आपको याद रखना है कि जनरली आपका वो ऊर्जा स्थानांतरण करता है। ठीक, तो ये सिंपल सी चीज मुझे समझ में आ गई। अब देखना, जैसे मैं तरंग की बात करूंगा तो ये तरंग मैंने आपकी बनाई हुई है, एक सामान्य तरंग मैंने बनाई हुई है। अब इस तरंग से रिलेटेड आपके कुछ टर्म्स होते हैं जिनसे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कौन कौन से,
तो टर्म मैं बता देता हूं जो आपके सिलेबस में लिखे भी हुए हैं। कौन कौन सा टर्म लिखा हुआ है? तो एक टर्म लिखा हुआ है दैट इज तरंग धैर्य, ये टर्म आपका लिखा हुआ है। एक टर्म कौन सा लिखाया हुआ है? एक टर्म आपका लिखा हुआ है आपका आयाम लिखा हुआ है। ठीक है, आयाम के अलावा आप देखेंगे तो टर्म कौन सा लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर एक टर्म है जो आवृत्ति। ठीक, आवृत्ति के अलावा भी यहाँ पर कुछ और टर्म रहते हैं जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपके ये 3 टर्म है जिसमें बच्चा फंसता है और ये टर्म बार बार इस्तेमाल आपके होंगे। ठीक है, जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन पूछा जाएगा तो वहां पर हो बोला जाएगा कि जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है उसका प्रकीर्णन कम होगा, लेकिन पहले आप तरंग दैर्घ्य को तो समझ लो कि एक्चुअली में तरंग दैर्घ्य है क्या। अब यहाँ देखना, यहाँ पर जब भी हम तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे तो तरंग दैर्घ्य को इंग्लिश में हम वेवलेंथ कहते हैं। आयाम की बात करेंगे इसको इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहा जाता है, और आवृत्ति की बात करेंगे तो आवृत्ति को इंग्लिश में आपका फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अब देखना, यहां पर जैसे एक रस्सी ली मैंने, एक बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं ताकि वो डेफिनेशन आपसे बन सके। जैसे एक रस्सी ली, रस्सी क्या है? रस्सी एक माध्यम है, और जैसे ही रस्सी के कण को या रस्सी को इस तरह से मैं पकड़ूंगा और इसको मैंने डिस्टर्ब किया, और जैसे ही मैं डिस्टर्ब करूंगा तो यहां पर क्या बनेगी? आपकी पर्टिकुलर एक तरंग बनेगी, ये तरंग आपकी बन जाएगी। तो आपको याद रखना है कि यहां पर रस्सी के कण, ध्यान से सुनिएगा, रस्सी के कण अपनी अधिकतम ऊंचाई को क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। जैसे अगर मैं मानूं कि रस्सी है तो रस्सी का कण कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, और फिर रस्सी का कण कहां जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो माध्यम के कण होते हैं उनका माध्य स्थिति से जो अधिकतम विचलन होता है, कहां अधिकतम विचलन होता है, और इस विचलन को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? आपका आयाम के नाम से जानते हैं। ये चीज आपको याद रखना है कि अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि आयाम क्या है, तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि जो माध्यम के कण हैं, तो माध्यम के कणों का अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विचलन क्या कहलाता है? आपका आयाम कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है कि ये आपका आयाम है। तो अगर मैं प्रश्न करूं आयाम क्या है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, तो सिंपल, माध्यम के कणों का अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विचलन, एक विचलन ऊपर की तरफ हो रहा है, एक विचलन आपका नीचे की तरफ हो रहा है। अब देखना, ये जो ऊपर की तरफ विचलन हो रहा है, इस विचलन को हम लोग श्रृंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? श्रृंग, या इसको क्रेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक विचलन नीचे की तरफ हो रहा है, ये वाला जो पॉइंट होता है इसको गर्त के नाम से जाना जाता है। गर्त, इसको बैली भी कहा जाता है, ट्रफ भी कहा जाता है। इंग्लिश में आप देखेंगे तो इसको क्या कहा जाता है? ट्रफ भी कहा जाता है। अब देखना, ये भी क्या हो जाएगा? आपका श्रृंग हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका गर्त हो जाएगा। ये क्या होगा? तो ये आपका श्रृंग होगा। अब देखिएगा, यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं कि जो दोनों श्रृंग हैं, ध्यान से सुनना, ये जो दोनों श्रृंग हैं या ये दोनों गर्त हैं, ये एक के बाद एक है, और जब ये एक के बाद एक है तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है? क्रमागत। क्रमागत का मतलब कि दो सक्सेसिव हैं। तो आपको याद रखना है कि यहां पर अब डेफिनेशन जो बनेगी वो किसकी बनेगी? वो डेफिनेशन बनेगी आपकी तरंग धैर्य की। किसकी बनेगी? तो वो डेफिनेशन आपकी बनेगी तरंग धैर्य की। ध्यान से सुनिएगा, तरंग धैर्य में वेवलेंथ लिखा होता है, और जब भी वेवलेंथ लिखा होता है तो बच्चों को लगता है कि जो तरंग की लंबाई है उसी को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो एक्चुअली में ये सही होता है, लेकिन फिजिक्स में थोड़ा सा टेक्निकल शब्दों में हमको परिभाषाएं लिखनी होती है। सामान्य शब्दों में हम समझेंगे, लेकिन टेक्निकल शब्दों में किस तरह से उसका अनुप्रयोग करते हुए हम परिभाषा लिखें ताकि परिभाषा पूर्णतः आपकी प्रभावित कर सके सामने वाले चेकर को, और हमें मार्क्स अच्छे से अच्छे मिल सके। अब देखना, यहां पर ये जो श्रृंग है, इन श्रृंगों के बीच की दूरी, ध्यान से सुनना, दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी या दो क्रमागत गर्तों के बीच की जो दूरी होती है, इसे ही हम लोग तरंग धैर्य के नाम से जानते हैं। देखो, तरंग धैर्य क्या है? तो तरंग धैर्य की सिंपल सी डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है? दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी। ठीक है, या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तरंग धैर्य कहा जाता है। मुझे ये बताओ, जब दूरी की हम लोग बात कर रहे हैं तो दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर। तो अगर मैं बोलूं कि तरंग धैर्य का ऐसा ही मात्रक मीटर है तो बिल्कुल बात सही होगी, लेकिन इसके कुछ अन्य मात्रक भी आपके होते हैं, जैसे आपका एंगस्ट्रॉम होता है। कई बुक में लिखा होता है कि एंगस्ट्रॉम तरंग धैर्य का मात्रक है। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि एंगस्ट्रॉम को हम 10⁻⁻10 मीटर लिखते हैं। इसका तरंग धैर्य का मात्रक आपका नैनोमीटर है। बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 1 नैनोमीटर को हम 10⁻⁹ मीटर लिखते हैं।
ये चीज आपको याद रखना है। तो यहां पर बताऊंगा कि अगर 3 नंबर में प्रश्न आएगा तरंग दैर्घ्य को तो कैसे लिखना है। ठीक, यहां पर एक तीसरा टर्म है जिसको बोला जाता है आवृत्ति। ठीक, ये तरंग आपको दिखाई दे रही है। ठीक, इसमें कितनी तरंग आपको दिखाई दे रही है? आप बोलोगे सर एक तरंग तो ये है, फिर दूसरी तरंग ये है और ये एक आधी तरंग बनी हुई है। ठीक, अगर मैं इसको कंप्लीट ऐसे कर देता हूं तो ये पूरी 3 तरंग हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 1, 2 एंड 3। ठीक है, अगर आपने माध्यम के कणों को एक बार ऊपर और नीचे किया, ध्यान से सुनना, अगर आपने माध्यम के कणों को एक बार ऊपर और नीचे किया तो कितनी तरंग बनेंगी? 1। अगर आपने 2 बार किया तो कितनी तरंग बनेंगी? 2। तो माध्यम के कण जितनी बार ऊपर जा रहे हैं और जितनी बार नीचे जा रहे हैं उतने तरंगों का निर्माण कर रहे हैं। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि यहां पर जो माध्यम के कण ऊपर और नीचे गए हैं और फिर वापस से अपनी जगह पर आ गए तो इस कंडीशन को बोला जाता है कंपन। 1 सेकंड में माध्यम के कणों के कंपनों की संख्या क्या कहता है? आवृत्ति। तो आपको याद रखना है कि जैसी आवृत्ति की डेफिनेशन आती है तो आवृत्ति का मतलब होता है दैट इज दोहराव। क्या होता है? तो ये दोहराव होता है। तो आवृत्ति का मतलब दोहराव होता है। तो आपको याद रखना है कि जब आपका आवृत्ति आएगा तो आवृत्ति को जब आप डिफाइन करेंगे तो माध्यम के कणों के कंपनों की संख्या कितने सेकंड में? आपका 1 सेकंड। 1 सेकंड में माध्यम के कणों की कंपनों की संख्या को हम लोग आवृत्ति के नाम से जानते हैं। आवृत्ति का जो मात्रक होता है आपको याद रखना है कि वो पर्टिकुलर आपका हर्ट्ज होता है। ये चीज आपको याद रखना है। 3 मार्कर आप पर आएगा तो ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। डेफिनेशन आप देखेंगे अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके की मिलेगी, सभी प्रकार की डेफिनेशन आपकी सही है। चूंकि यहां पर तरंग जो है वो माध्यम के कणों से ही निर्मित होती है, इसलिए यहां पर हम डेफिनेशन को जो है वो माध्यम के कणों से ही बनाएंगे। इसकी एक और डेफिनेशन होती है, क्या? मुझे बताओ, माध्यम के कणों की हम लोग बात करेंगे तो एक बार उसने कंपन किया तो एक बार अगर वो कंपन बनेगी तो आपको याद रखना है कि किसी एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। तो कहीं कहीं ये डेफिनेशन भी आपको लिखी हुई मिलेगी। ठीक, अब ये तीनों टर्म आपको हल्के फुल्के समझ आ रहे होंगे कि आयाम क्या है। तो आयाम में सीधा सीधा आपको याद रखना है कि आयाम जो है उसको ए से डिनोटेट करते हैं, माध्यम के कणों का माध्य स्थिति से अधिकतम विचलन क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। माध्यम के, समझना, तरंग दैर्घ्य, तो तरंग दैर्घ्य में आपको याद रखना है कि यहां पर माध्यम वर्ड नहीं यूज करना है। यहां पर कौन सा करना है? 2 क्रमागत श्रृंगों या 2 क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। लेकिन अगर आवृत्ति की बात करूंगा तो यहां माध्यम के कणों के कंपनों की संख्या कितने सेकंड में? 1 सेकंड। इसको आवृत्ति कहा जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ये तीनों जो टर्म है ये बहुत ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखना, यहां पर आवृत्ति को जो हम डिनोटेट करते हैं वो एफ से किया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं न्यू से भी किया जाता है, लेकिन अपनी एमपीपीएससी फिजिक्स में मोस्टली आपका एफ से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे ये जो तरंग दैर्घ्य होता है, इस तरंग दैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से डिनोटेट करते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। और अगर कोई तरंग गमन कर रही है तो तरंग गति को हम लोग v से डिनोटेट करते हैं, या इसको बोला जाता है कि तरंग की चाल या तरंग वेग कहा जाता है। अब ये जो 3 चीजें मैंने आपको यहां पर बताई हैं, कौन कौन सी बताई हैं? तो आप देखेंगे सर आपने ये फ्रीक्वेंसी बताया है, ठीक है, आपने ये तरंग वेग बताया है और आपने ये लैम्डा बताया है। तो आपको याद रखना है कि जो तीनों टर्म्स होती हैं इनके बीच में एक रिलेशन होता है, और जो रिलेशन होता है उस रिलेशन के आधार पर, ध्यान से सुनिएगा, उस रिलेशन के आधार पर एक न्यूमेरिकल आपका अभी एग्जाम में अगर आप देखिएगा तो 2021 के एग्जाम पेपर 3 में पहला न्यूमेरिकल आपको मिले। फिजिक्स में न्यूमेरिकल एमपीपीएससी में पूछे जा रहे हैं, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि न्यूमेरिकल को छोड़ना नहीं है। आर्ट और कॉमर्स वाले स्टूडेंट न्यूमेरिकल को छोड़कर चाहे थ्योरी करना चाहे, सोचें कि न्यूमेरिकल वाला पार्ट छोड़ ही दें और थ्योरी से हम अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं। न्यूमेरिकल आपको 100% मार्क्स देने की गारंटी देता है, बशर्ते आपने उसको सही सही किया। तो 3 नंबर का न्यूमेरिकल आया था, वो किस संबंध से आया था वो भी हम लोग देख लेंगे। तो मैंने आपको बताया था तरंग दैर्घ्य, ठीक, फ्रीक्वेंसी और यहां पर तरंग वेग, इन तीनों के बीच में आपका एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन होता है, या वो फॉर्मूला या सूत्र आप बोल सकते हैं, वो होता है आपका V/F। जैसे मान लो कि 3 नंबर का प्रश्न आया, समझना, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और तरंग वेग
के मध्य संबंध लिखिए। तो 3 नंबर में कई बच्चे क्या करेंगे, यहां पर ये संबंध लिख देंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि जब भी 3 नंबर में सूत्र पूछा जाता है तो वहां पर वो सूत्र या फॉर्मूला लिखने के साथ साथ आपको ये बताना है कि यहां पर लैम्डा क्या है, यहां पर v क्या है और यहां पर f क्या है, तभी वो पूर्ण रूप से कंप्लीट माना जाता है, अदरवाइज वो कंप्लीट नहीं माना जाता। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब देखना, ये सूत्र बिल्कुल अपने दिमाग में जहन में बिल्कुल बिठा के रखो कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन f। अब देखना, यहां पर इस सूत्र से संबंधित आपका जो न्यूमेरिकल आया था उसी को हम पहले कर लेते हैं। ठीक, अब देखिएगा ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको 5th नंबर पर मैंने डाला था, लेकिन मैं चाहता हूं मैं न्यूमेरिकल से ही शुरुआत करूं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी होते हैं न्यूमेरिकल, ध्यान से सुनिएगा। और ये एडवांस में इस एडवांटेज मिलेगा किसको, आपका पर्टिकुलर जो आपके साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनको। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आर्ट और कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो नॉन मैथमेटिक बैकग्राउंड के बच्चे हैं, वो भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये आपका प्रश्न आया था 2021 के मेंस में। ठीक, अब आप देखिएगा यहां पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर लिखा हुआ है 0.6 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.6 सेंटीमीटर तरंग धैर्य। तो ये तरंग धैर्य दी हुई है कि एक तरंग वायु में उत्पन्न की जाती है और यह 300 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भ्रमण करती है। क्या यह सुने जाने योग्य है? अब देखो, यहां इन्होंने क्वेश्चन को क्या किया, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। ये ट्विस्ट थोड़ा सा साउंड के साथ उन्होंने जोड़ा। मैं आपको थोड़ा सा बताने का काम करता हूं कि हमें जो आवाजें सुनाई देती हैं, उस सुनी हुई आवाजों की या उन ध्वनियों की पर्टिकुलर एक फ्रिक्वेंसी होती है, और वो जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कहां से कहां तक वेरी करती है, आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। ध्यान से सुनना। अब यहां पर वो इनडायरेक्टली यही तो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वो आपसे ये पूछ रहा है कि यहां पर फ्रिक्वेंसी निकालो, और अगर ये फ्रिक्वेंसी दोनों के बीच की आ गई तो इसका मतलब वो सुने जाने योग्य है, और अगर ये फ्रिक्वेंसी दोनों के बीच की नहीं आई तो इसका मतलब वो सुने जाने योग्य नहीं है। अल्टीमेटली न्यूमेरिकल ही है। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा? तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपका जो पर्टिकुलर आपका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, क्या निकालना है इसमें, एफ निकालना है। आपका फॉर्मूला कौन सा है? फॉर्मूला आपको याद रखना है कौन सा है, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है ये वाला, अभी अभी डिस्कस किया था मैंने, लैम्डा इक्वल टू वी अपॉन एफ। अब देखो न्यूमेरिकल में कौन कौन सी चीजें दी गई हैं। एक आपका दिया गया है 0.6 सेंटीमीटर, और वहां पर साफ साफ लिखा है ये क्या है, तरंग धैर्य 0.6 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद यहां पर तरंग चाल दी गई है। तो तरंग चाल कितनी दी गई है? तो तरंग चाल आप देखेंगे तो यहां पर जो दी गई है वो दी गई है आपका 300 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका 300 मीटर पर सेकेंड दिया है। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे तो फ्रिक्वेंसी यहां पर आपसे पूछी जा रही है, और जब भी न्यूमेरिकल आता है तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि क्या चीजें दी गई हैं और क्या पूछा गया है। तो सूत्र हमको पता है कि भैया लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, आपका v अपॉन एफ होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो मुझे f निकालना है, तो इस सूत्र को थोड़ा सा मैं कैसा लिख लूं, ऐसा लिख लूं, f बराबर v अपॉन लैम्डा, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अब देखना, बच्चे जो बहुत बड़ी मिस्टेक कर कर आए हैं, वो न्यूमेरिकल भी करके गए थे। न्यूमेरिकल करने के बाद जब वो वहां पर उन्होंने न्यूमेरिकल किया तो उनको लगा कि उन्होंने न्यूमेरिकल सही किया, लेकिन वो गलत करके आए। क्या गलत करके आए मैं बताता हूं, और ये मिस्टेक आगे से आप लोगों से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कौन सी? सेंटीमीटर। ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर कहीं सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसको पहले आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, MKS में करना पड़ेगा समान। क्यों? क्योंकि यहां भी क्या दिया है, मीटर, तो यहां भी क्या होना चाहिए, मीटर। या तो आप इसको सेंटीमीटर में कर लो, और अगर इसको नहीं कर पा रहे हो तो इसको कर लो मीटर में। तो आपको इसको यूनिट कन्वर्जन को ध्यान रखना है कि 0.6 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.6 अपॉन 100। भाई सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का भाग लगाएंगे ना, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, ये आ गया। तो आंसर यहां पर अब ये वैल्यूज आपको रखनी है। ठीक, अब देखो वैल्यूज हम लोग रखेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि यह सोने जाने योग्य है कि नहीं है। तो देखो F इक्वल टू V कितना दिया है, 300, 300, ये 300 हमने लिखा, और यहां पर लैम्डा कितना हो गया, ये वाला, ये हो जाएगा 0.6 अपॉन 100। अब देखो कई जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी तो होती है लेकिन वो पिछले जन्म में पढ़ी होती है।
ठीक है, ऐसा हमको फील होता है कि कुछ कुछ हल्का फुल्का ऐसा हमने पढ़ा था। के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि इस तरह की कोई भी चीज आती है तो इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई किया और ये जो नीचे वाली चीज है ये पलट जाती है। पलट जाने का मतलब कि ऊपर कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा आपका 0.6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो 0 आप पहुंचाएंगे, 6 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा और ये हो जाएगा। तो कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो सर इसकी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आ रही है आपकी 50,000 हर्ट्ज। अब बताओ मुझे ये जो 50,000 हर्ट्ज है, ध्यान से सुनना, क्या ये इस फ्रीक्वेंसी रेंज में है? बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, क्या यह सुने जाने योग्य है? बिल्कुल नहीं है। ध्यान से सुनना, अब यहां पर 3 मार्कर भी बताऊंगा कि कैसे लोग लिखेंगे। यहां पर कई बच्चे लिखकर आएंगे होंगे कि ये सुने जाने योग्य नहीं है। अब देखना, यहां पर आप बोलोगे ये सुने जाने योग्य नहीं है, बिल्कुल। क्या सर ये आंसर सही है? बिल्कुल सही है। लेकिन इस आंसर को और बेहतरीन कैसे बनाएं? तो इस आंसर को और बेहतरीन बनाने के लिए तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, समझ आ रहा है ना? तो यहां पर आपको याद रखना है कि जनरली आपका कि यहां पर फ्रीक्वेंसी आपने निकाल ली, बोला कि सर एक बच्चे ने आंसर लिखा कि सुने जाने योग्य नहीं है, दूसरे बच्चे ने लिखा चूंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 50,000 हर्ट्ज है इसलिए ये सुने जाने योग्य नहीं है। ठीक है, 50,000 हर्ट्ज है और ये सुने जाने योग्य नहीं है। तीसरे बच्चे ने लिखा भैया यहां पर ये जो 50,000 हर्ट्ज होती है ना, ये एक्चुअली में पराश्रव्य ध्वनियां होती हैं। 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की जितनी भी ध्वनियां होती हैं वो सारी की सारी पराश्रव्य ध्वनियां होती हैं। तो आपको याद रखना है कि यहां पर आप एक चीज और ऐड करेंगे, क्या? चूंकि इसकी फ्रीक्वेंसी पराश्रव्य ध्वनि के अंतर्गत आती है, पराश्रव्य ध्वनि के अंतर्गत आती है, ठीक है, अंतर्गत आती है, इसलिए ये सुने जाने योग्य नहीं है। तो ये इसका जो रहेगा वो क्या रहेगा, आपका आंसर है। तो समझ आया? अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि यहां पर आपका उत्तर कैसे लिखेंगे, एक व्यक्ति का उत्तर सुने जाने योग्य नहीं है, दूसरे व्यक्ति का उत्तर फ्रीक्वेंसी इतनी है सुने जाने योग्य, तीसरे व्यक्ति का उत्तर चूंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 50,000 हर्ट्ज है जो पराश्रव्य ध्वनि के अंतर्गत आती है या पराश्रव्य ध्वनि के अंतर्गत आती है, इसलिए ये सुने जाने योग्य नहीं है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर 3 मार्कर वाले जो क्वेश्चन रहेंगे वो इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं। हमको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करना है। तो ये क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो गया 3 मार्क का। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चनों की तरफ 3 मार्कर के। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है तरंग दैर्ध्य। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा तरंग दैर्ध्य क्या है तो बोलोगे कि सर अभी अभी तो आपने बताया कि तरंग दैर्ध्य क्या है। तो सिंपल सा जो मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर ये तरंग है और तरंग में ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको स्रंग कहते हैं, नीचे वाला पोर्शन क्या होता है, गर्त होता है। तो सिंपल सी पहली लाइन आप क्या लिखेंगे कि दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के मध्य दूरी क्या कहलाती है, आपकी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ये चीज आपको याद रखना है। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पर तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है और मात्रक में भी अलग अलग मात्रक होते हैं। जब आप एक यूनिट पढ़ लेंगे फिजिक्स की, जो होती है इकाई है माप, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि MKS, SI, CGS मात्रक हो सकते हैं। तो आप अपना आंसर और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसका SI मात्रक सर चूंकि दूरी है इसलिए इसका SI मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। समझ आ रहा है? फिर आप ये लिखेंगे कि सर यहां पर जनरली जब हम बात करेंगे तो इसके अन्य मात्रकों को भी हम लोग कंसीडर करते हैं। कौन कौन से मात्रक को कंसीडर करते हैं? तो अन्य मात्रक आपके जो होंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे? तो सर यहाँ पर एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, और क्या होगा, यहाँ नैनोमीटर हो जाएगा, और क्या होगा, यहाँ माइक्रोमीटर हो जाएगा, और क्या होगा सर, यहाँ फर्मी भी हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर ये सब अन्य मात्रक हैं। मिलीमीटर भी होता है। समझ आ रहा है? तो ये चीज आपको याद रखना है। इनमें से कोई भी अन्य मात्रक आप लिख सकते हैं। एक और सा फैक्ट बताइए, हालांकि हो गए हैं 3 लेकिन फिर भी आप देखिएगा अभी अभी मैंने एक रिलेशन निकाला। क्या रिलेशन हम इसमें ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप बताएंगे कि सर यहां पर लैम्डा इक्वल टू V/F ये एक रिलेशन और होता है। तो इस रिलेशन को भी आप यहां पर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। समझ आ रहा है? तो तरंग दैर्ध्य जब आएगा तो यहां पर तरंग दैर्ध्य की डेफिनेशन आप इस तरह से लिखेंगे, दो क्रमागत श्रृंगों या दो क्रमागत गर्तों के मध्य दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है।
इसका SI मात्रक मीटर होता है, अन्य मात्रक एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, फर्मी, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। जब पढ़ेंगे डिटेल में तो और चीजें आपको समझ आएंगी। और यहाँ पर एक रिलेशन है जो अभी अभी हमने निकाला, वो कौन सा है आपका, लैम्डा इक्वल टू V अपॉन F है। ठीक, तो आई होप तरंग धैर्य वाला जो पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हुआ होगा। चलो आगे चलते हैं। आवृत्ति, आवृत्ति के बारे में मैंने क्या बताया था? आवृत्ति के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो माध्यम के कण हैं, तो माध्यम के कण, तो माध्यम के कणों के माध्यम, एक सेकंड, अच्छा इसमें एक चीज और हम अच्छे से लिख सकते हैं यहां पर, और तो थोड़े शब्द हमारे कम हो जाएंगे इसमें। तो सिंपल सा लिखो, एक सेकंड में, एक सेकंड में माध्यम के कणों के कंपनों की संख्या, एक सेकंड में माध्यम के कणों के कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? तो आपको याद रखना है कि वो आपकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कहलाती है। ये चीज आपको याद रखना है। या इसकी एक और डेफिनेशन होती है, एक निश्चित बिंदु से निकलने वाले तरंगों की संख्या, बात एक ही है। ठीक है, अगर बात एक ही है तो फिर बात, दोनों चीजों को यहां लिखना आवश्यक नहीं है। अब अगर आपने ये डेफिनेशन लिख दी है, पर्याप्त है। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे सर और क्या फैक्ट हो सकता है? भैया इसका फैक्ट जो है मात्रक को लेकर हो सकता है ना। इसके मात्रक की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वैज्ञानिक के नाम पर है, दैट इज हर्ट्ज। और यहाँ पर H और ये स्मॉल z, ये ध्यान रखना कि जब भी आपका वैज्ञानिक का नाम यहाँ पर होता है, दो नाम अगर उसमें इंक्लूडेड है तो पहला कैपिटल होगा, दूसरा क्या होगा, स्मॉल। एक है तो वो कैपिटल में जाता है। ठीक है, जैसे न्यूटन, तो न्यूटन में क्या होगा आपका, N कैपिटल में होगा। ठीक है, तो वो धीरे धीरे चीजें आप समझेंगे जब इकाइयां में माप में पढ़ेंगे, तो बहुत बारीकी से यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपकी गलती होने के जो चांसेस हैं वो ना के बराबर है, गलती हो ही ना, तभी आपका सिलेक्शन पूर्ण हो सकता है। अब ये हो गया, तो सर और क्या लिखें? तो लिख लो, क्या लिखोगे, आवृत्ति है ना, तो वही रिलेशन आप यहाँ डाल सकते हो। क्या डालोगे, लैम्डा इक्वल टू V अपॉन F, ये भी डाल सकते हैं। और भी चीजें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि आवृत्ति एक्चुअली में ज्यादा ऊर्जा के कारण आ रही है। जितनी ज्यादा कंपन करेंगे, इसका मतलब जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी उतनी ज्यादा आवृत्ति होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये ऊर्जा पर भी निर्भर करती है। तो मतलब ये कि अगर ऊर्जा अधिक है, ऊर्जा अधिक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहां पर आवृत्ति भी क्या होगी, अधिक होगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपके फैक्चुअल कंटेंट यहां हो गए। समझ आ रहा है? तो आवृत्ति का बिल्कुल जो जो मेन कंटेंट है वो आपने यहां पर लिख दिया। नहीं लिखना है, वो से रिलेटेड भी अच्छे, आवृत्ति ज्यादा है तो ये होगा, वो अलग चीज है। वो आपसे आवृत्ति के बारे में पूछ रहा है कि आवृत्ति एक्चुअली में क्या है। ठीक है, तरंग धैर्य में ये डायग्राम भी आप बनाकर आएंगे साइड में तो अच्छा लगेगा उनको। ये वाला यहाँ पर साइड में कहीं ऐसे डायग्राम बना दीजिएगा और बता दीजिएगा कि भाई ये सरंग है और ये वाला क्या है, पोर्शन गर्त है, तो वो समझ जाएंगे कि हाँ आपको पता है। ठीक है, तो ये हो गया किसके बारे में, आपका तरंग धैर्य के बारे में और आवृत्ति के बारे में। ठीक, फिर आगे चलते हैं, तो आगे वो निकल कर आता है आपका तरंग वेग। तरंग वेग का मतलब ये होता है कि जो पर्टिकुलर आपकी तरंग चलती है उसकी वेलोसिटी क्या है। भैया मुझे बताओ, वेग आप लोगों ने पढ़ा होगा, वेग बराबर क्या होता है आपका, या चाल बराबर जो होता है वो क्या होता है आपका, दूरी बटे समय। ठीक, उनमें अंतर होता है, मैं बताऊंगा कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। लेकिन अगर कोई एक समान गति से या एक सरल रेखा में गति कर रहा है तो दोनों चीजें एक जैसी होती है, इसलिए मैंने यहाँ वेग बराबर दूरी बटे समय लिखा है। नहीं तो कई लोगों को लग रहा होगा कि सर वो गलत लिख दिया आपने। गलत नहीं है, सही है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि यदि समय 1 सेकेंड है, ठीक, तो अगर इसको 1 कर दिया तो वेग किसके बराबर हो जाएगा, दूरी के बराबर हो जाएगा। इसको ऐसे ही डेफिनेशन बनाना है। तो यहां पर डेफिनेशन क्या बनाएंगे, तो यहां पर डेफिनेशन हम लिखेंगे कि यहां पर 1 सेकेंड में, ध्यान से सुनना, 1 सेकेंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी, तरंग द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है आपकी, तरंग वेग कहलाती है। क्या कहलाएगा, तरंग वेग कहलाती है। दूरी तरंग वेग कहलाती है। ठीक है, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल 3 मार्क्स में नहीं करते हैं, तो आपको याद रखना है कि हमको ये बोलना ही नहीं है कि तरंग वेग कहलाती है, उसकी जगह कोई और इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। आपको सिंपल याद रखना है 1 सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी। फिर क्या लिखना है, फिर यहां पर आप ये लिखेंगे कि ये जो आपकी तरंग वेग है,
वेव वेलोसिटी है। ये तरंग वेग किस किस के ऊपर निर्भर करती है? तो ये जो तरंग वेग है ये माध्यम की प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है, माध्यम की प्रकृति के ऊपर। तो जो भी आपका माध्यम है उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठोस में तरंग अलग गति से चलेगी, द्रव में तरंग अलग गति से चलेगी और गैस में तरंग अलग गति से चलेगी। तो निर्भर करती है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा फिर यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि भाई ध्वनि जो तरंग होती हैं, तो ध्वनि तरंगों की जो गति होती है, ध्वनि तरंगों की जो गति होती है वो वायु में कितनी होती है? तो वायु में आप बोल सकते हैं कि ध्वनि तरंगों की जो गति होती है वो 332 मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की भी बात कर सकते हैं कि प्रकाश के अंदर जो चाल होती है प्रकाश की वो कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल आप यहाँ लिख सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की भी एक तरंग होती है, वो कितनी होगी? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये आपको याद रखना है। ये आपका तरंग वेव का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक, यहां पर आगे की तरफ जब हम लोग बढ़ेंगे तो यहां पर आपका एक लास्ट एम्पलीट्यूड वाला दिया हुआ है। एम्पलीट्यूड क्या है? सिंपल सा एम्पलीट्यूड के बारे में आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जो तरंग माध्यम के कण है, तो माध्यम के कणों का माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा। सिंपल सा यहां पर आयाम के बारे में अगर लिखने को आएगा तो आपको नोट डाउन करना है माध्यम के कणों का, माध्यम के कणों का माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, ये इसे क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है। इसमें भी डायग्राम आप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये बनाया आपने तरंग का एक डायग्राम। तो ये जो है यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यही तो आयाम है। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आयाम होंगे? एक होगा आपका धनात्मक आयाम, ठीक है, और दूसरे की अगर मैं बात करूंगा तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ऋणात्मक आयाम। धनात्मक आयाम कहां होगा? ऊपर की तरफ। ऋणात्मक आयाम कहां होगा? नीचे की तरफ। तो ये एक आपका धनात्मक आयाम है, दूसरा कौन सा है? आपका ऋणात्मक आयाम। ठीक है, तो ये नीचे वाला ऋणात्मक आयाम है, ऊपर वाला, इसलिए इसको +a से डिनोटेट कर देना, इसको -a से कर देना। अब ये बताओ यहां से लेकर यहां तक की दूरी आप मेजर कर रहे हैं, तो दूरी को किस में मेजर किया जाता है? मीटर में। तो अगर मैं बोलूंगा कि इसका SI मात्रक क्या होता है, तो सब बोलोगे सर इसका जो SI मात्रक है, चूंकि दूरी है तो इसलिए इसका SI मात्रक क्या होगा? मीटर हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक, एक चीज और आप इसमें ऐड कर सकते हैं। क्या? ये जो आयाम है ये ऊर्जा की माप को दर्शाता है। भाई समुद्र की नॉर्मल लहरें और समुद्र की सुनामी, दोनों में क्या डिफरेंस है? समुद्र की सुनामी अपने साथ ज्यादा ऊर्जा को लेकर आ रही है, बस जो आपकी कंपैरिजन में समुद्र की जो सामान्य लहरें होती है। तो समुद्र की सुनामी बड़ी होती है, ऊंची होती है। ऊंची होने का मतलब कि उसका क्या है? आयाम ज्यादा है। तो आपको याद रखना है कि जो आयाम होता है ये ऊर्जा की माप को दर्शाता है। आयाम किसको दर्शाएगा? तो आपको याद रखना है कि आयाम ऊर्जा की माप को दर्शाता है। ठीक है, जितना ज्यादा आयाम होगा उतना ज्यादा क्या होगी? आपकी ऊर्जा होगी। तो ये चीज आपको याद रखना है कि इसके बारे में, एम्पलीट्यूड के बारे में, आयाम के बारे में। ठीक, तो आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो किसके बारे में किया? वो तरंग से संबंधित आपकी जो शब्दावली थी उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ब्रह्मांड द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना है, और ऊर्जा की जो अध्ययन है वो सारा फिजिक्स के अंतर्गत होता है। ऊर्जा के गमन करने के 2 तरीके, एक द्रव्यात्मक तरीका जिसमें आपका जो कण है वो जाता है, दूसरा तरंग तरीका जिसमें आपका तरंग बनती है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये तरंग आपकी बनी तो इससे रिलेटेड आपके जो टर्म्स हैं उनको हम लोगों को डिस्कस करना है। तरंग, दैर्घ्य, आयाम और आवृत्ति। तरंग माध्यम के कणों में विक्षोभ के कारण उत्पन्न होती है, ऊर्जा स्थानांतरित करती है। देखो ये तरंग जो बनी है उसमें मैंने आपको बताया था आयाम क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है और तरंग दैर्घ्य। उन सब में एक रिलेशन भी मैंने जनरेट किया था। वो रिलेशन कौन सा था? आपका λ=v/f। और इस पर एक बार न्यूमेरिकल पूछा गया है, अभी अभी ताजा न्यूमेरिकल आप लोगों ने देखा होगा, और मैंने इसका जो न्यूमेरिकल आया था MPPSC में उसको मैंने सॉल्व भी कराया, और उसको कैसे लिखना है ये भी मैंने आपको बताया। तो यही जो लेखन कला है उसी पर तो हमको सबसे ज्यादा काम करना है। तो निश्चित रूप से यहां पर वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, चलिए, तो ये सारे का सारा मैंने आपको करा दिया।
तो 3 मार्क्स जो है वो आपके कंप्लीट हो गए। तो ऐसे ही करते कुछ टॉपिक्स हम लोग लेकर आएंगे जिससे रिलेटेड मैं कुछ चीजें समझाऊंगा, और उससे संबंधित जो भी 3 मार्कर्स, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 मार्कर्स होंगे, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू, नमस्कार।